Welcome, my dear students. In today's session, we'll be doing questions based on variation. In this video, we'll be doing concepts of variation and what is direct variation, what is inverse variation, and lastly, joint variation. So these are three types of variation. उन पे डिस्कशन करेंगे एंड देन लास्टली इसके बाद में फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ करेंगे ऑन ऑल दीज थ्री. स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. मैथोलॉजिकल दैट इज द चैनल और टेलीग्राम ग्रुप भी है CAT-ZAT-MBA. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और कंसर्न्स तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYAKT. माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी. तो ADITYAKT पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो. अगर सेशंस तुमको पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर से कर लेना. अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने का. ओके, लेट अस स्टार्ट. So what is variation? You know the base word of variation is vary. And vary का मतलब हुआ change करना, change. So variation is when there is a change in a certain quantity and which results in change in another dependent quantity. तो दो क्वांटिटीज जब कनेक्टेड होती हैं, यानी कि एक क्वांटिटी में हम चेंज कर रहे हैं तो सेकेंड क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है, तो इन सच अ केस वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन. फॉर एग्जाम्पल देर आर टू क्वांटिटीज, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, और वी आर इंक्रीजिंग क्वांटिटी 1. तो इफेक्टिवली जैसे ही हम क्वांटिटी 1 को इंक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी 2 भी हमारा इंक्रीज कर जाता है, या फिर हमने डिक्रीज किया क्वांटिटी 1 को और क्वांटिटी 2 भी हमारा डिक्रीज कर गया. दोनों सिनेरियो हो सकते हैं. इंक्रीज किया, डिक्रीज किया तो डिक्रीज कर गया. या फिर ऐसा भी हो सकता है विच इज सेकंड केस कि हमने क्वांटिटी 1 में इंक्रीज तो किया बट क्वांटिटी 2 पे ऑपोजिट इफेक्ट हुआ, इनवर्स इफेक्ट हुआ, यानी कि डिक्रीज कर गया. या फिर क्वांटिटी 1 को अगर हम डिक्रीज किए तो क्वांटिटी 2 हमारा इंक्रीज कर गया, यानी कि यहाँ पे जबकि अपोजिट इफेक्ट हुआ. तो या तो सेम डायरेक्शन में इफेक्ट होगा कि वी चेंज्ड वन क्वांटिटी एंड सेकंड क्वांटिटी आल्सो गॉट इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट. ठीक है, सेम अमाउंट का मतलब ये हो बाय द सेम प्रपोर्शन, यानी कि जो रेशियो वाला चेंज है वो सिमिलर आया. बाकी अभी जब आगे डिटेल में डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पे इसको और डिटेल में समझेंगे. ठीक है, तो दो क्वांटिटीज या दो से ज्यादा क्वांटिटीज में भी वेरिएशन कनेक्टेड हो सकता है. ओके, तो वेरिएशन के हमारे तीन बेसिक टाइप्स हैं. इफेक्टिवली दो टाइप्स हैं और इसके बाद में तीसरा टाइप कनेक्टेड ही है. टाइप्स है डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन एंड लास्टली ज्वाइंट वेरिएशन, जहां पे कि दोनों का मिक्स हो सकता है. ओके, तो व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन? तो अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं ए एंड बी, दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, एंड ए वेरीज, अगर क्वेश्चन कह रहा है ए वेरीज डायरेक्टली विद बी. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है डायरेक्टली ना भी मेंशन हो, लिखा हो ए वेरीज विद बी. अगर वेरीज विद बी लिखा है तो इसका मतलब यही हुआ कि ए वेरीज डायरेक्टली विद बी. मतलब क्या हुआ कि इफ देयर इज अ चेंज, देयर इज इंक्रीज इन ए, तो रिस्पेक्टिवली हमारा बी में भी इंक्रीज आएगा. ठीक है, और ये इंक्रीज प्रोपोर्शनल होगा. अभी प्रोपोर्शनल का मतलब भी समझ लेंगे एक बार फिर से. प्रोपोर्शनल होगा. या इफ देयर इज अ डिक्रीज इन ए देन करस्पॉन्डिंगली देयर विल आल्सो बी अ डिक्रीज इन बी, बट दैट डिक्रीज मस्ट बी प्रोपोर्शनल. कुछ भी आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए. प्रोपोर्शनल अगर डिक्रीज या इंक्रीज आ रहा है तो डेफिनेटली ए एंड बी आर डायरेक्टली कनेक्टेड. ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इज प्रोपोर्शनल टू बी. दिस इज अवर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, और we can also write this in form of an equation that a is equal to k times b. तो मतलब क्या हुआ, this k is proportionality constant. ओके, k is proportionality constant. तो a हमारा proportional to b है और a is equal to k into b. क्लियर? ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं एक और फिर इन चीजों को और बेटर तरीके से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल
कि हमारा वैल्यू ए था इनिशियली, ठीक है, ए का ए है और बी का बी मान लेते हैं, इनिशियली तो ये है। अब अगर तुमने ए को डबल कर दिया, इफ ए गॉट डबल्ड, तो नाउ ए बिकम्स 2a। तो सिमिलरली सिंस ए एंड बी आर डायरेक्टली कनेक्टेड और ए इज इक्वल टू के भी है, तो क्लियरली बी भी डबल हो जाएगा, बी विल ऑल्सो गेट डबल्ड, 2 भी हो जाएगा। और अगर तुमने ये किया कि ए को 1/3 कर दिया, तो ए डिक्रीज हुआ इफेक्टिवली। अगर ए 1/3 हो गया, ए इज नाउ a/3 और 1/3 ए, तो इन सच ए केस बी विल ऑल्सो गेट 1/3 और इंटू 1/3, तो बी विल ऑल्सो गेट 1/3, 1/3 बी। नाउ इफ यू कैन ऑब्जर्व, पहले वाले केस में रेशियो देखो, रेशियो क्या आ रहा है, ए अपॉन बी रेशियो आ रहा है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में रेशियो क्या आ रहा है, 2a/2b, और थर्ड केस में आएगा 1/3 a/1/3b। तो क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि फर्स्ट वाले केस में रेशियो आ रहा है a/b, सेकंड में आ रहा है 2a/2b, बट ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a/b ही रेशियो आ रहा है, तो रेशियो तो इक्वल है। और थर्ड केस में भी 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो a/b ही आएगा, विच इंप्लाइज कि व्हेनेवर things are directly related, whenever variables are directly related or quantities are directly related, ratio is constant. So in such a case ratio हमारा constant रहेगा, क्लियर है। और क्यों constant रहेगा, बिकॉज हमने लिखा a is equal to k into b, which can also be represented as कि a/b is equal to k, तो a/b is constant। तो जब भी हमारी क्वांटिटीज डायरेक्टली रिलेटेड होंगी, तो या तो हम a इज इक्वल टू के बी से सॉल्व कर लेंगे अपने क्वेश्चन को, और या फिर दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो रेशियो से सॉल्व कर लेंगे। जब एग्जांपल अभी देखेंगे तो वहां पे इन दोनों बातों को समझेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम a इज इक्वल टू के बी से भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। सो सिंपली इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हमने क्वांटिटीज हमारी a1 और b1 थी इनिशियली और फाइनली हो गई a2 और b2, so ratio of a1/b1 will be equal to a2/b2, so this will be equal. In case of direct variation this will be equal, okay। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। So let us say you are traveling in a park, ठीक है, you are traveling in a park और तुम्हारी स्पीड जो है डेफिनेट है, स्पीड कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, वॉक कर रहे हो तुम, और हुआ ये कि तुम 30 मिनट्स वॉक किया तुमने, तो इन 30 मिनट्स यू ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर्स, ओके, इन 30 मिनट्स यू ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर्स। तो अगर 30 मिनट्स की बजाय तुम 60 मिनट्स ट्रैवल करो, इन दैट केस डबल किया तुमने, 60 मिनट्स ट्रैवल करोगे, डबल टाइम ट्रैवल कर रहे हो, तो डेफिनेटली डिस्टेंस ट्रैवल भी डबल हो जाएगी, बिकॉज स्पीड तो सेम है तुम्हारी, तो डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी 3 × 2 6 किलोमीटर्स। इंस्टेड अगर तुमने 30 मिनट्स की बजाय 1/3 ट्रैवल किया, लेट अस से 10 मिनट्स ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल भी हो जाएगी 1/3 × 1/3, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर ट्रैवल करो, यानी 60 मिनट्स ट्रैवल करोगे, डबल ट्रैवल करोगे, 6 किलोमीटर ट्रैवल करोगे, और अगर 1/3 ट्रैवल करोगे, 10 मिनट्स ट्रैवल करोगे, तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करोगे। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है, क्लियर होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो टाइम है हमारा, टाइम है, और जो डिस्टेंस है, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस। इन सच ए केस टाइम एंड डिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल, टाइम इज प्रोपोर्शनल डिस्टेंस और डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये कब हो रहा है, जबकि स्पीड हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इफ स्पीड इज कांस्टेंट, तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या ये बात क्लियर है, ठीक, ओके। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं सेकंड केस में, जबकि हमारा इनवर्स वेरिएशन होगा। इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन में रिप्रेजेंटेशन होगा कि क्वेश्चन स्टेटमेंट कहेगा कि ए वेरीज, और साफ साफ लिखा होगा, बिकॉज डायरेक्ट वाले में तो लिखना जरूरी नहीं है, ए वेरीज विद बी भी लिखा होगा तो भी हमें मानना है कि डायरेक्ट वेरिएशन ही हो रहा है, बट इनवर्स वाले में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि ए वेरीज इनवर्सली विद बी, ठीक है। किसी किसी एग्जाम में कहीं पे इनडायरेक्टली भी लिखा हो सकता है, हालांकि इनडायरेक्टली कहीं लिखा नहीं होगा, बट अगर लिखा हो तो तुमको मानना है कि इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर टर्म तो इनवर्स ही है, बट इनडायरेक्ट वेरिएशन भी कहीं पे लिखा हो सकता है, ठीक है। कैट में तो नहीं आएगा, बट कहीं और पे किसी एग्जाम में जरूर ऐसा हो सकता है कि वो इनवर्स की जगह इनडायरेक्ट लिख दें। तो ए वेरीज इनवर्सली विद बी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b, एंड व्हाट डज दिस लाइन मीन,
दिस लाइन मीन्स कि व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन ए, अगर ए में इंक्रीज हुआ है सो दैट इंप्लाइज कि बी में डिक्रीज होगा, ए बढ़ेगा तो बी डिक्रीज करेगा, और इफ देयर इज अ डिक्रीज इन ए, इन सच ए केस देयर विल बी इंक्रीज इन बी, ए में डिक्रीज होगा तो बी में इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? और बोथ ऑफ दीज थिंग्स शुड बी प्रोपोर्शनली, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शनल डिक्रीज और इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, सो ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वालिटी लगा दें तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ए इज इक्वल टू के इंटू 1 बाई बी, ए इज इक्वल टू के इंटू 1 बाई बी। ठीक है, अब अगर हम बी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाए, सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज ए इंटू बी इज इक्वल टू के, यानी कि देख पा रहे हो कि प्रोडक्ट जो हमारा है दैट इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज दैट इज कांस्टेंट। हमारा पीछे वाले प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था कि रेशियो वाज कांस्टेंट, बट इस केस में प्रेजेंटली प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, सो व्हाट डज दैट इंप्लाई कि अगर हमें वैल्यूज गिवन है, लेट अस से ए और बी है आर द वैल्यूज, अगर हमने ए को किया डबल, ए तो हो गया 2a, इन सच ए केस बी डिक्रीज करेगा, बी 1/2 टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 1/2 इंटू बी। अगर हमने ए को 1/3 किया तो ए तो हो जाएगा 1/3 ए, बट इन सच ए केस बी हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा, तो बी विल बी सी बी। एंड यू कैन सी कि अगर हम प्रोडक्ट चेक करें तो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट आ रहा है ए इंटू बी, सेकेंड कैसे प्रोडक्ट आ रहा है 2a इंटू 1/2 बी, तो 2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी आ गया प्रोडक्ट हमारा सेकंड केस में भी, और सिमिलरली थर्ड केस में भी 1/3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा ए इंटू बी। सो इन सच ए केस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। तो जब भी हमारा इनवर्स वेरिएशन होगा तो प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज विल बी कांस्टेंट। ओके, तो अगर दो केसेस में हम ले रहे हैं, फर्स्ट केस में ए वन है क्वांटिटी 1 और बी वन है क्वांटिटी 2, और सेकेंड केस में है A2 एंड B2, तो A1 इंटू B1 विल बी इक्वल टू A2 इंटू B2। अब अगर हम A2 को डिवाइड कर लें यहाँ पे और B1 को वहाँ डिवाइड कर दें, तो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। दिस विल बी द रिजल्ट। जो रेशियो है, अगर हमारा A का रेशियो A1 अपॉन A2 है तो B का जस्ट अपोजिट होगा, B2 अपॉन B1 होगा। क्लियर है? सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A डबल हुआ तो B हमारा हाफ हो गया। ठीक है, B हमारा हाफ हो गया, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, A से हम 2A पे गए तो B से हम B/2 पे गए, तो रेशियो क्या आया, अगर तुम फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, यानी कि A/2A रेशियो आया, तो तुम्हें सेकंड वाली क्वांटिटी को फर्स्ट से डिवाइड करना पड़ेगा इन सच ए केस। बी में ऑर्डर उल्टा होगा, क्योंकि A1/A2 है तो बी में होगा B2/B1, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू B/2 अपॉन बी। तो क्लियरली ये दोनों रेशियो हमारे 1/2 आ रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, एक एग्जाम्पल भी लेते हैं सिंपल सा। लेट अस से हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है 20 किलोमीटर्स, और स्पीड हमारा है, जिस स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं दैट स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो इफ स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल भी 20 किलोमीटर करना है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 1 आवर का, 1 आवर का टाइम लगेगा। बट इंस्टेड अगर स्पीड को हम रिड्यूस कर दें, 1/2 कर दें, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो अगर स्पीड हमारी हाफ हो गई, डिस्टेंस तो अभी भी 20 करना है, 20/10, यानी कि दिस टाइम द टाइम टेकन विल बी 2 आवर्स। तो टाइम टेकन हैज जस्ट गॉट डबल्ड। ओके, टाइम टेकन हमारा डबल्ड हो गया। क्या बात समझ में आती? और इंस्टेड अगर हमने स्पीड को 3 टाइम्स कर दिया, तो स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर नाउ। तो इफ दैट इज सो, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पीड 3 टाइम्स हो गई है, टाइम हो जाएगा 60, 20/60, यानी कि 1/3 हो जाएगा टाइम, दैट विल बी 1/3 आवर्स। और इन ऑल दीज थ्री केसेस, स्पीड और टाइम को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आएगा, विच इज डिस्टेंस ओनली। स्पीड इंटू टाइम विल बी डिस्टेंस ओनली, इजंट इट सो? तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और स्पीड इंटू टाइम इज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करनी है हमको। क्लियर है? तो अगर दो केसेस में हमें स्पीड की वैल्यूज गिवन है S1 एंड S2, S1 और T1 और T2 टाइम की वैल्यूज है, तो S1 इंटू T1 विल बी इक्वल टू S2 इंटू T2, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज S1 अपॉन S2 will be equal to T2 upon T1.
ठीक है, ये जो बातें हमने सीखी आज, ये हमें टाइम स्पीड डिस्टेंस का जब टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत हेल्प करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आई बिलीव समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वहाँ पे एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है? ओके, ये तो हमारे हो गए डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। एक बात और जो यहाँ पे समझ लेनी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इन जनरल जब भी हम बात करेंगे दो क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है, अगर ए और बी के बारे में कि ए इज इक्वल टू के बी, ये तो डायरेक्ट वेरिएशन वाला एग्जाम्पल हो गया। और सेकंड एग्जाम्पल हुआ हमारा कि लेट अस से सी और डी मान लेते हैं क्वांटिटीज, तो सी इज इक्वल टू 1/k, सॉरी के इंटू 1/d, तो के बाई डी। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स वेरिएशन वाला एग्जाम्पल हो गया, इसको सही से लिख देते हैं, के इंटू 1/d। तो ये इनवर्स वेरिएशन वाला एग्जाम्पल हो गया। तो इन बोथ दीज केसेस अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो ए और बी का ग्राफ बनाएंगे तो एक लीनियर ग्राफ बनेगा, क्योंकि ए बी के साथ इंक्रीज कर रहा है। एंड इफ यू कैन ऑब्जर्व, अगर हम बी को 0 पुट कर दें तो ए भी 0 हो जाएगा, यानी कि बी और ए साथ में 0 होंगे, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, अगर हम y इक्वल टू mx से कंपेयर कराएं, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा अगर, तो कोई बात नहीं, इसको जब हम अपन ज्योमेट्री करेंगे, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे तो वहाँ पे एक बार और अच्छे से देख लेंगे, स्लोप वगैरह को, बातों को समझ लेंगे। ठीक है, सो y हमारा आता है y एक्सिस पे, x आएगा x एक्सिस पे, और तो डेफिनेटली यहाँ पे y एक्सिस पे आएगा a और x एक्सिस पे आएगा b, और स्लोप हमारा इस केस में हो जाएगा k। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये तो हमारा रिलेशनशिप हो गया जबकि हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात करते हैं। और इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा? इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट कांस्टेंट है हमारा, यानी कि c इंटू डी कांस्टेंट है। जब c की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो वहां पे d विल बी स्मॉलर। इफ c इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ c इज वेरी लार्ज, इन सच ए केस वैल्यू ऑफ d विल बी वेरी स्मॉल, एंड व्हेन वैल्यू ऑफ d विल बी वेरी लार्ज, वैल्यू ऑफ c विल बी वेरी स्मॉल। तो c और d के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इन सच ए केस द ग्राफ विल बी लाइक दिस, व्हेन c इज वेरी लार्ज तो d बहुत छोटू हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली एक सेकेंड, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, क्लियर है? ठीक, तो डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप तो हमें क्लियर हो गया, वेरिएशन क्लियर हो गया। अब बचता है जॉइंट वेरिएशन। तो जॉइंट वेरिएशन इज व्हेन वी हैव मोर देन टू क्वांटिटीज। अगर दो दो क्वांटिटीज का रिलेशनशिप है जैसे हमने पीछे देखा, तब तो फिर डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट होगा या इनवर्स होगा। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मोर देन टू क्वांटिटीज हो। तो केसेस जहां पे कि वी हैव मोर देन टू क्वांटिटीज, इट कैन बी 3 और 4 और मेनी। ओके, ठीक है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, मेनी हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्वेश्चन कहे ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, तो ए और बी में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ए इज वेरिंग डायरेक्टली विद बी, और ये कब हो रहा है? व्हेन सी इज कांस्टेंट, व्हेन सी इज कांस्टेंट। और थर्ड सेकंड सिनारियो बन रहा है दैट ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, बट ये कब है? व्हेन बी इज कांस्टेंट। देयर आर टू केसेस, व्हेन c is constant a is directly varying with b, या a is proportional to b, and when b is constant a is proportional to 1/c, यानी कि a b से भी प्रोपोर्शनल है और 1/c से भी प्रोपोर्शनल है। अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो इफेक्टिवली वी कैन से दैट a is proportional to b upon c। ठीक है, a is proportional to b upon c, b से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज वाई b भी न्यूमरेटर में, a भी न्यूमरेटर में, और c से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज वाई c डिनोमिनेटर में आ रहा है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने तो दिस विल बिकम a is equal to k टाइम्स b upon c। इन सच ए केस कांस्टेंट को एक साइड में रखते हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आ जाते हैं। सो दिस विल बिकम a इंटू सी अपॉन बी, एंड दिस इज कांस्टेंट। इन दिस केस जो हमारा प्रोडक्ट है या रेशियो है, ए और सी का प्रोडक्ट, और बी रेशियो में आ गया, बी डिवाइड में आ गया, सो डेफिनेटली दिस ए इंटू सी बाई बी, दिस विल बी कांस्टेंट। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं और क्वेश्चंस को और बातों को और भी बेटर तरीके से समझते हैं। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर होती है? ठीक है, सो जॉइंट वेरिएशन में क्या हुआ दैट ए इंटू सी डिवाइडेड बाई बी, ये हमारा केस बन गया। ठीक है, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, क्योंकि हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट लिए हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो व्हेन टाइम इज कांस्टेंट तो डिस्टेंस हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। तो अगर टाइम कांस्टेंट है, स्पीड इंक्रीज करोगे, डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, एंड इफ स्पीड इज कांस्टेंट
then more you increase time, more the distance will be increased. Effectively we can say that distance is proportional to speed into time, or distance will be equal to some constant k into speed into time. In such a case constant k हमारा equal to 1 होता है और फॉर्मूला बन जाता है distance is equal to speed into time. ओके ठीक है, क्लियर है बात. और अगर हमने लेट अस से स्पीड को 2 टाइम्स डबल किया, स्पीड को डबल किया, टाइम को उतना ही रहने दिया, तो इफेक्टिवली क्या होगा, स्पीड डबल हो रहा है, टाइम उतना ही है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस भी हमारा डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा. ओके, इंस्टेड अगर हमने स्पीड को कांस्टेंट रहने दिया और टाइम को 3 टाइम्स किया, ठीक है, सो अगर पहले हम 1 आवर ट्रेवल कर रहे थे तो अब 3 आवर्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा बड़ा हो जाएगा, तो दैट विल ऑल्सो बी 3 टाइम्स. या फिर ऐसा हो दोनों को हमने वेरी कराया, स्पीड को 1/2 किया और टाइम को 1/3 किया, तो इफेक्टिवली हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/2 इंटू 1/3, दैट इज 1/6, तो डिस्टेंस हमारा 1/6 टाइम्स हो जाएगा. क्या बात समझ में आती है? ओके अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का. So the question number 1 is y varies directly as x when x is equal to 8, y is equal to 28. So you have to find x if y is equal to 175. Now y is varying directly with x, यानी कि y is proportional to x, or we can say that y is equal to some constant k times x. अब इस k की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा. और हमें क्या गिवन है, k की वैल्यू निकालने के लिए x is equal to 8 है तो y is equal to 28 है, पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो y की जगह पे आ गया 28 और x की जगह पे आ जाएगा 8, तो 28 इज k इंटू 8, तो यहाँ से k आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 8, दैट विल बी 7/2. 7/2 आ गया, 4 से डिवाइड कर दिया तो ओके. तो नाउ द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 7/2 इंटू x, तो यू हैव टू फाइंड x इफ y इज इक्वल टू 175. तो y हमारा आ गया अगर 175, तो 175 इज इक्वल टू 7/2 इंटू x. 7 से काटोगे, 7 से 25 टाइम्स जाएगा 175, तो x हमारा आ जाएगा 25 इंटू 2 एंड हेंस दिस विल बी इक्वल टू 50. तो आवर आंसर विल बी 50. क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया, हमने कन्वेंशनली प्रॉपर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. बट क्या एग्जाम में हमें इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए? तो सेकंड मेथड भी देख लेते हैं, रेशियो वाला मेथड जो हमने देखा था कि जब भी डायरेक्टली वेरी कर रहेंगे एक्स और वाई, तो वहां पे हमारा जो रेशियो है दैट विल बी कांस्टेंट, रेशियो कांस्टेंट होगा, यानी कि वाई अपॉन एक्स कांस्टेंट होगा. तो अगर इफ वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये तो हो गया मेथड नंबर 1, इफ वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स तो वाई बाई एक्स कांस्टेंट होगा, यानी कि y1 अपॉन x1 विल बी इक्वल टू y2 अपॉन x2. पुट कर देते हैं वैल्यूज को, तो y1 हमारा है 28, x है 28/8, फर्स्ट केस में रेशियो आया. सेकेंड केस में y है 175, x की वैल्यू पता नहीं है, वही तो निकालनी है. तो सबसे पहले 4 से कैंसिल आउट किया, नीचे आया 2, ऊपर आया 7, फिर 7 25 टाइम्स जाएगा, सो x इफेक्टिवली विल बी इक्वल टू 25 इंटू 2 विच इज 50. तो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन. क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, डायरेक्टली रेशियो ले लिया, क्वेश्चन हमारे लिए इजीली सॉल्व हो गया. क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, वैल्यू ऑफ a spherical marble varies directly as the square of its radius. ठीक है, तो देखो एक बात और समझनी है जो एग्जाम अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, कि अगर हमें गिवन है कि क्वांटिटी 1 इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कभी कभी ऐसा भी गिवन होगा क्वांटिटी 1 इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी तो हमारा क्वांटिटी 2 का होल स्क्वायर, ये भी तो एक क्वांटिटी हुआ एक तरह से, ये भी तो एक क्वांटिटी हुआ, इजंट इट सो? ठीक है, सो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट वेरी करेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा. तो क्यूब हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है या स्क्वायर रूट हो रहा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन ही है, बट यहां पे हमारा Q1 अपॉन Q2 का होल स्क्वायर कांस्टेंट होगा. या क्वेश्चन ये कहता कि A है और A इज प्रोपोर्शनल टू B टू द पावर 1/3, तो ये भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन ही है, बट यहां पे A अपॉन B टू द पावर 1/3 कांस्टेंट होगा. तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, बातें एक ही है, कहने के तरीके अलग अलग हैं. तो वैल्यू ऑफ ए स्फेरिकल मार्बल वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ अ रेडियस. तो वैल्यू अगर हम v मान लेते हैं तो वैल्यू इज प्रोपोर्शनल, वेरीज डायरेक्टली यानी कि प्रोपोर्शनल है एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस. तो रेडियस अगर r है तो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स रेडियस का स्क्वायर.
ठीक है, के की जगह लेटेस्ट से कुछ और मान लेते हैं क्योंकि देखने में के और आर एक जैसे ही लग रहे हैं। तो के की जगह हमने कांस्टेंट मान लिया, लेटेस्ट से ए, वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटू आर स्क्वायर, और ए हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। देन क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मार्बल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हैज अ वैल्यू ऑफ रुपीज 1000, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ मार्बल ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर अगर रेडियस है, इन सच केस वैल्यू इज 1000, तो वैल्यू की जगह 1000 पुट कर दिया, कांस्टेंट की जगह ए आ जाएगा और 2.5 का होल स्क्वायर। 2.5 इज नथिंग बट 5/2, तो ए इंटू 25/4 हो गया। ओके, ए 25/4 हो गया। अब 25 से क्रॉस करोगे 1000 को, 40 टाइम्स जाएगा, 25 4 जार 100, तो 40, तो ए हमारा आ जाएगा 40 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 160। तो कांस्टेंट की हमारी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 160। तो इक्वेशन बन गया हमारा v इज इक्वल टू 160 टाइम्स आर स्क्वायर। और सेकंड केस में हमारा रेडियस गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, v विल बी इक्वल टू 160 इंटू 1.5 इज 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 160 इंटू 9/4, 40 टाइम्स जाएगा, तो 40 इंटू 9 दैट विल बी 360। तो 360 रुपीज हमारा वैल्यू आ जाएगा इस केस में, वैल्यू भी 360 रुपीज। क्लियर। तो ये अगेन हो गया हमारा मेथड नंबर 1। बट यहां पे क्या कर सकते हैं, सिंस यहां पे इस केस में हमारा इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है, तो क्या कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, कर देते हैं प्रोडक्ट कांस्टेंट। फर्स्ट वाले केस में प्रोडक्ट किसका कांस्टेंट होगा, वी और आर स्क्वायर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना है, वी और आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं होगा, तो वी इंटू आर स्क्वायर कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट केस में दिस इज 1000 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 5/2 का होल स्क्वायर। और सेकंड केस में दिस विल बी इक्वल टू वी मान लेते हैं, वैल्यू आएगा हमारा, और 1.5 का होल स्क्वायर यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर। तो दिस बिकम्स 1000 इंटू 25/4, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इनवर्स वेरिएशन थोड़ी है, डायरेक्ट वेरिएशन ही तो है, रेशियो कांस्टेंट होगा। इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं, हाँ? ठीक है, गड़बड़ हो रहा था, अपनी धुन में था, मुझे लगा पहला वाला क्वेश्चन था, ध्यान ही दिया मैंने। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन क्लियर है, तो रेशियो कांस्टेंट होगा, दिमाग कहीं और ही था, रेशियो कांस्टेंट होगा, क्लियर है। ठीक है, तो रेशियो हमारा कांस्टेंट है, यानी कि हमारा v अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट केस में वैल्यू आ रहा है v इज 1000 और आर स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू जो सेकंड केस में आएगा डिवाइड बाई 3/2 का होल स्क्वायर। तो 1000 डिवाइड बाई 25/4 दैट विल बी इक्वल टू v अपॉन 9/4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 25 से 40 टाइम्स जाएगा, तो 40 इंटू 9 v आ जाएगा 360। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। तो जो सेकंड वाला मेथड है हमारा कांस्टेंट मानने का, कि रेशियो कांस्टेंट होगा जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा और प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा जबकि इनवर्स वेरिएशन होगा, ये ज्यादा हेल्पफुल है हमें इंस्टेड ऑफ फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि इस केस में हमें कांस्टेंट निकालने की जरूरत नहीं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज ओनली टाइम वेस्टेज, नथिंग एल्स। तो हम कांस्टेंट निकालेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन में, डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बिना कांस्टेंट को निकाले हुए, क्योंकि कांस्टेंट की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ तब पड़ती है व्हेन वी आर यूजिंग द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू a r स्क्वायर, या फिर प्रॉपर एक इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, रेशियो को यूज कर रहे हैं या प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y varies inversely as x, inversely as x when x is equal to 8, y is equal to 30, what will be the value of x if y is equal to 12? अगेन इक्वेशन बनेगा y is equal to k अपॉन x। तुमको भी दोनों तरीकों से सॉल्व करना है, ठीक है, स्टार्ट कुछ क्वेश्चन को दोनों तरीकों से सॉल्व कर लो, उसके बाद में फिर जहां पे रेशियो कांस्टेंट है वहां पे रेशियो से सॉल्व करोगे, जहां प्रोडक्ट कांस्टेंट है वहां प्रोडक्ट से सॉल्व करोगे। तो इस केस में हमारा इनवर्स वेरिएशन है, तो y इज इक्वल टू k बाई एक्स आ गया, वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 30 एंड 30 इज इक्वल टू k अपॉन 8, तो k विल बी इक्वल टू 30 इंटू 8, 240। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x इफ y इज इक्वल टू 12, पुट कर दो, तो 12 इज इक्वल टू 240 हमारा k है डिवाइडेड बाई x, तो x आ जाएगा 240 बाई 12 विच इज इक्वल टू 20 ओनली, तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन भी बहुत आसान थी इस बार, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट है,
प्रोडक्ट कांस्टेंट है, x इंटू वाई कांस्टेंट होगा। फर्स्ट केस में आएगा 8 इंटू 30 और सेकंड केस में x निकालना है, y है 12, x इंटू 12। ओके, तो 6 से काटा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा, तो 40/2 x विल बी इक्वल टू 20 ओनली। कुछ भी लिखने की कहाँ ही जरूरत है, दिस इज 240 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा आंसर 20। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हें ये समझ में आ गया प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूल कंजम्पशन किलोमीटर पर लीटर ऑफ अ व्हीकल वेरीज इनवर्सली विद इट्स वेट। फ्यूल कंजम्पशन को अगर हम F मान लेते हैं, फ्यूल कंजम्पशन को, ठीक है, तो फ्यूल कंजम्पशन या कंजम्पशन है तो C मान लेते हैं, तो फ्यूल कंजम्पशन C एंड C वेरीज इनवर्सली विद इट्स वेट, यानी कि C इज प्रोपोर्शनल टू 1/W, 1/W। तो वी कैन राइट दैट C इज इक्वल टू कांस्टेंट K अपॉन W। पहले वाले केस में क्या गिवन है, वेट अगर 1800 kg है तो 20 किलोमीटर पर लीटर का हमें फ्यूल कंजम्पशन मिलता है, ठीक है, ओके, माइलेज मिल रहा है एक तरह से 20 किलोमीटर पर लीटर का ऑन द हाईवे। सी की जगह पे 20 पुट कर दो, 20 इज इक्वल टू के अपॉन 1800, तो के विल इक्वल टू 20 इंटू 1800। देन क्वेश्चन आस्किंग फाइंड द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ अ कार इफ द वेट इज 1600। तो सेकंड वाले केस में सी विल बी इक्वल टू 20 इंटू 1800 डिवाइडेड बाई 1600, 2 0 से 2 0 गए, तो 20 इंटू 18/16, अगेन दिस विल बी 8, दिस विल बी 9, तो 180 डिवाइड बाई 8 और सिंप्लीफाई हो जाएगा, दिस विल बी 45/2 विच इज 22.50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वेट हमारा डिक्रीज हुआ है, दैट इज वाई जो हमारा फ्यूल कंजम्पशन है वो इंक्रीज करेगा। क्लियर है? बट अगेन यहां भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा हमारा, इनवर्स वेरिएशन है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, एंड इफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट डायरेक्टली हम प्रोडक्ट लिख लेंगे, तो 1800 इंटू 20 विल बी इक्वल टू 1600 इंटू फ्यूल कंजम्पशन, तो 2 0 से 2 0 गए और बाकी कहानी तो समझ ही गए हो, तो सी हमारा आ जाएगा 22.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट पर केजी ऑफ व्हीट वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। कॉस्ट पर केजी को सी मान लिया, तो सी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्क्वायर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड। क्वांटिटी ऑफ व्हीट को अगर क्यू मानते हैं तो सी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्यू का स्क्वायर, तो सी इज इक्वल टू के अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, व्हेन 6 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट वाज प्रोड्यूस्ड, तो इट्स कॉस्ट वाज रुपीज 24.50 kg, तो वो हाउ मच वाज द प्रोडक्शन इन अ ईयर व्हेन द कॉस्ट ऑफ व्हीट वाज रुपीज 18 पर किलोग्राम। अगेन हम फिर से कांस्टेंट मान के इसको सॉल्व नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे देखते हैं, प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है, सी इंटू क्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, और क्वांटिटी की वैल्यू हमें 6 मिलियन दी है, तो 6 मिलियन मान लो, मिलियन को किनारे रखो, सिर्फ 6 की बात करो, कैलकुलेशन में 6 ही रखो, 6 मिलियन पूरी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, और कांस्टेंट की कॉस्ट की जगह पे 24.50 लिख लेंगे। तो फर्स्ट केस में हमारा वैल्यू क्या आएगा, दिस विल बी 24.50 इंटू क्वांटिटी का स्क्वायर, क्वांटिटी है 6, तो 6 का स्क्वायर आ गया। और सेकंड वाले केस में हमें क्वांटिटी निकालना है, ध्यान ये रखना है कि जब हमारा आंसर आएगा तो आंसर मिलियन में आएगा, बिकॉज मिलियन को हमने माना हुआ है इस तरह से, ठीक है, मिलियन की जगह 6 लिखा हुआ है, 6 मिलियन की जगह पे 6 लिखा हुआ है, तो दिस विल बी इक्वल टू, कॉस्ट हमें गिवन है 18 रुपीज का, और क्वांटिटी लेटर से क्यू है तो क्यू का स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? सो एक्सप्रेशन ये हमारा बन जाएगा 24.50 इंटू 36 एंड दैट इज इक्वल टू 18 क्यू स्क्वायर। 18 से 2 टाइम्स गया, 24.50 इंटू 2 इज 49, तो 49 हमारा क्यू स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से क्यू विल बी डेफिनेटली बी इक्वल टू 7, 7 आ गया, और ये 7 मिलियन में होगा, मिलियन में होगा। अगर 0.7 आता तो 0.7 मिलियन होता, यानी कि 7 लैक्स होता, 7 लैक्स होता, बट 7 मिलियन यानी 70 लैक्स है, ठीक है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, जब भी वैल्यूज हमारी ज्यादा टिपिकल हो, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ जीरोस बहुत ज्यादा दिए होते हैं, मिलियन की जगह पे 4 जीरो लगा दिए होते, तुम 4 जीरो को सेपरेट रख लेते, सिर्फ 6 से कैलकुलेशन करते और लास्ट में 4 जीरो ऐड कर देते, जो भी तुम्हारा वैल्यू आता आंसर में उसमें तुम 4 जीरो ऐड कर देते। तो छोटी छोटी बातें इनको ध्यान में रखना है, हमेशा अपनी कैलकुलेशन को ईजी बना के चलना है, बहुत ज्यादा उसको टिपिकल बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये जो पहला वाला क्यूब है, दिस क्यूब इज शेप, ठीक है, और ये जो सेकंड वाला क्यूब है, ये क्यूब हमें लेना है रेडियस का, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब अगर हम वी मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। एक सेकेंड, स्फेयर होगा, क्यूब नहीं होगा,
स्फेयर होगा, ठीक है। सो क्यूब की जगह पे स्फेयर होगा, क्यूब की रेडियस थोड़ी होती है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, यानी कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। If the volume of two spheres are in the ratio 27:8, so you have to find the ratio of the radii of the spheres. डायरेक्ट वेरिएशन है, तो रेशियो तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, रेशियो तो कांस्टेंट रहने वाला है, isn't it so? बट यहाँ पे हमें रेशियो क्या गिवन है, वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, वॉल्यूम का रेशियो गिवन है। तो अगर हम इन जनरल देखते हैं तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, यानी कि वॉल्यूम अपॉन आर क्यूब, V1 अपॉन R1 का क्यूब वुड हैव बीन इक्वल टू V2 अपॉन R2 का क्यूब, ठीक है। अब V2 का डिवाइड ले आओ, R1 क्यूब न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, ओके। या फिर जनरली यहाँ पे देखते तो V इज इक्वल टू, अगर हमारा सम कांस्टेंट टाइम्स R क्यूब आता है तो पहला इक्वेशन बनेगा V1 इज इक्वल टू K इंटू R1 क्यूब, सेकंड बनेगा V2 इज इक्वल टू K इंटू R2 क्यूब, डिवाइड कर दोगे तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। और हमें V1 अपॉन V2 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 27 अपॉन 8, 27 अपॉन 8 इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। तो रेशियो क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27/8, और 27 होता है 3 का क्यूब, तो 3 आ जाएगा, 8 हुआ 2 का क्यूब, 3/2 विल बी अवर आंसर। 3:2 हमारा रेशियो आ जाएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फेयर और रेडियस ऑफ सेकंड स्फेयर का, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन, x varies directly with y as well as z. So x is varying directly with y and x is also varying directly with z. दोनों को साथ में मिला लेंगे तो x is proportional to y into z. x is proportional to y into z, यानी कि हमारा जो इक्वेशन बनेगा that will be x is equal to some constant k into y into z. ये अब तक तो समझ चुके हैं कि yz से डिवाइड कर दोगे तो x अपॉन yz हमारा ये कांस्टेंट आ जाएगा। पुट कर दो वैल्यूज, x इज इक्वल टू 2, y आ रहा 3, z आ रहा 5, 2 अपॉन 3 इंटू 5, दिस विल बी इक्वल टू, सेकंड वाले केस में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x डिवाइडेड बाई y इज 9 एंड z इज 15, तो 3 इंटू 5 इज 15, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, x विल बी इक्वल टू 2 इंटू 9 एंड हेंस इक्वल टू 18। आवर आंसर इन दिस केस विल बी 18 ओनली। क्लियर है, ठीक है, तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टुडे सेशन। आई बिलीव इस सेशन आज का पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारी चीजें क्लियर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वेरिएशन। वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि रेशियो पूरा जो हमारा रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, और इसके बाद परसेंटेज, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द होल ऑफ अरिथमेटिक, ऑल्सो फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। और इसके अलावा तुम बाकी टॉपिक्स भी जब हम करेंगे, चाहे वो अलजेब्रा करें या ज्योमेट्री करें, तो वहाँ पे भी हमें ये चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली है। तो रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज के टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए हम बहुत सारे इस पर सेशंस ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी समझ रहे हैं, छोटी छोटी बातों को बार बार समझ रहे हैं, सो दैट जब हम आगे के बाकी टॉपिक्स को करें तो वहाँ पे हमारा जो टाइम है वो कम वेस्ट हो, तुम्हारा कन्फ्यूजन कम हो, ठीक है। और फिर भी तुमको दिक्कत आती है तो एक बार फिर से रिविजिट करना इन्हीं टॉपिक्स को वापस से, एक बार फिर से देखना कि रेशियो में कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है, तुम्हें कहाँ पे समझने में दिक्कत आ रहा है। रेशियो में दिक्कत आ रहा है तो रेशियो को चेकआउट कर लेना, प्रोपोर्शन में दिक्कत आ रहा है प्रोपोर्शन को चेकआउट कर लेना, तो अकॉर्डिंगली तुम देख सकते हो। सेशन अगर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना है, अपना फीडबैक भी जरूर देना है, कमेंट में जरूर मेंशन करना है अगर अच्छा लगा है तो। तुम कमेंट मेंशन करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस अपलोड करने का, ठीक है। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लेना, और कोई तुम्हारा क्वेरी है, कंसर्न है तो भी कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हो। अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, और टेलीग्राम चैनल भी मैथोलॉजिकल ज्वाइन कर लेना। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।